फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद आई एम एंड एस। हमने यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए पूरा स्ट्रेटजी तैयार किया है। आपके एग्ज़ाम में लगभग 70 दिन शेष है, तो एग्ज़ाम सिलेबस कंप्लीट करेंगे और एग्ज़ाम के लिए जो टॉपिक ज़्यादा रिलेवेंट है हम उसको फोकस करते हुए चलेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा मॉडर्न इंडिया का है। पहले हम मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि हम स्पेक्ट्रम, जो कि बहुत ही जानी मानी पुस्तक है हिस्ट्री के लिए, तो हम स्पेक्ट्रम के शॉर्ट नोट्स और घटना चक्र पूर्वावलोकन के सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे, जो कि इस सारे शॉर्ट नोट्स में कंप्लीट हो जाएगा। ये नोट्स मैंने अपनी तैयारी के लिए बनाए थे, आप देख सकते हैं। 2020 का नोट्स है, बहुत ही ध्यान से बनाया है, बहुत ही शॉर्ट्स में बनाया है और बहुत अच्छा नोट्स है। मेरे बहुत क्वेश्चंस आए हैं, हमेशा मैंने अच्छा किया है हिस्ट्री का, तो आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जो आईएएस के स्टूडेंट्स हैं, यूपीपीसीएस जो दे रहे हैं, उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होने वाला है। तो आप अच्छे से पढ़ना और पूरा रट जाना है, क्योंकि हिस्ट्री तो यूपीएससी में है, पीसीएस में फैक्ट है और रटना तो पड़ेगा। तो आप समझते हुए और सारा याद करते हुए हम तैयार करेंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन। तो स्पेक्ट्रम का पहला टॉपिक यही है और आई थिंक पूरा घटना चक्र में भी यही टॉपिक पहला दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो भारत के लिए वो समुद्री मार्ग की खोज और पुर्तगालियों का आगमन। तो इस टॉपिक में देखते हैं क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को डी गामा के आगमन से शुरू होता है ये काल। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? 15वीं शताब्दी में आया था। तो इसको याद रखना है। 17 मई 1498 को कालीकट पहुंचा था वो। तो डेट पूछता है, स्टेटमेंट में पूछता है या डायरेक्ट भी पूछता है कब आया था। तो याद रखना है किसने उसकी हेल्प की थी इसमें। तो अब्दुल मनीक नामक एक प्रदर्शक ने उसकी सहायता की थी। पुर्तगाली भारत में दो उद्देश्यों के साथ आए थे: अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना और ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो पुर्तगालियों के दो उद्देश्य कौन से थे? अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना और ईसाई धर्म का प्रचार करना। ये आपके मेंस में भी याद आप लिख सकते हैं, तो आप याद रखना दोनों उद्देश्य कौन से हैं। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया था। दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो एल्वारेज कैब्रॉल है, जो कि 1500 ईस्वी में आया था। जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसको मैं हाईलाइट करते हुए चलूँगी, आपको 2-3 बार बताते हुए चलूँगी, तो आप ध्यान से सुनते रहना, देखते रहना। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत 1502 में आया था। ये सारा दिया है बुक्स में, तो मैंने नोट डाउन किया है, तो आप पढ़ते हुए चलना। कभी कभी आ जाता है, वैसे इस चैप्टर से कम ही क्वेश्चन आते हैं, तो हम पर सिलेबस में दिया है तो पढ़ना तो है। पूर्वी जगत में काली मिर्च और मसालों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में अपने पहले दूर की स्थापना की थी। तो डायरेक्ट ही पूछ लेता है पुर्तगालियों ने अपने पहले दूर की स्थापना कहाँ की थी। तो याद रखना है कोचीन में की थी, 1503 में की थी। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया था। तो कब से कब तक वो वायसराय रहा था? तो 1505 से 1509 में। 1503 में अल्मेडा ने टर्की, गुजरात, मिस्र के संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर कब्जे के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली हो गए थे। तो इसको याद रखना है, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, पर यह जरूर याद रखना है अल्मेडा पहला पुर्तगाली वायसराय था भारत में। दूसरा कौन था? तो दूसरा अल्बुकर्क था, जो कि 1509 में वायसराय बना था। तो भारत में वायसराय नियुक्त किया गया था अल्बुकर्क, जिसे भारत का पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इन 2-4 फैक्ट हैं, इनको याद रखना है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया।
जो कालांतर में भारत में पुर्तगीज व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बनी। तो गोवा को याद रखना, बीजापुर के शासक जो कि आदिल शाह यूसुफ थे उनसे छीना था। किसने छीना था? अल्बुकर्क ने छीना था, 1510 में छीना था। तो इसको याद रखना है आपको। 1511 में अल्बुकर्क ने दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक मंडी मलक्का और हुर्मुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क ने अपनी सेना में भारतीयों की भी भर्ती की थी। 1530 में वायसराय नीनू डी कुन्हा ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। तो पूछ सकता है गोवा को राजधानी किसने बनाया था? तो कुन्हा ने बनाया था, 1530 में बनाया था। चटगांव बंगाल के चटगांव जो कि बंगाल में है, बंदरगाह को पुर्तगाली महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे। तो चटगांव को याद रखना है। पुर्तगालियों ने अकबर की अनुमति से हुगली में, शाहजहां की अनुमति से बंदेल में कारखाने स्थापित किए थे। तो इन दोनों को याद रखना है। अकबर की अनुमति से हुगली में स्थापित किया गया, शाहजहां की अनुमति से बंदेल में कारखाना स्थापित किया गया। पुर्तगालियों ने कार्टज आर्मेडा काफिला पद्धति के द्वारा भारत तथा अरबी जहाजों को कार्टज या परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश वर्जित कर दिया। तो इसको याद रखना, यूपीएससी में तो पूछ सकता है, यूपीपीसीएस में शायद ना पूछे, पर कुछ फैक्ट्स है बुक्स में दिए हैं, इम्पोर्टेंट हैं, तो हमें याद तो थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। पुर्तगालियों के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिससे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार हो, इसलिए पूर्व की वस्तुओं के लिए वे पश्चिम से सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्न लाया करते थे। तो पूछ सकता है वस्तु विनिमय किससे करते थे? तो वस्तुओं के माध्यम से किया जाता था, जो कि सोना, चांदी या अन्य कोई बहुमूल्य रत्न हो सकते थे। मालाबार और कोंकण तट से सबसे ज्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था। मालाबार से ज्यादा अदरक, दालचीनी, हरड़, चंदन, हल्दी, नील इत्यादि निर्यात किए जाते थे। तो इसको याद रखना है। काली मिर्च मालाबार और कोंकण तट से सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता था। मालाबार से अदरक, दालचीनी, हरड़, चंदन, हल्दी, नील इत्यादि को निर्यात किया जाता था। इन दोनों को याद रखना है। उत्तर पश्चिमी भारत से टाल्टा एक प्रकार का कपड़ा था। तो डायरेक्ट पूछ सकता है टाल्टा क्या है? तो एक प्रकार का कपड़ा है। चिट्स इत्यादि पुर्तगाली ले जाते थे। तो उत्तर पश्चिम से चिट्स और टाल्टा लिया जाता था। जट्टा मानसी बंगाल से लाया जाता था। ये डायरेक्ट पूछ सकता है कौन सी चीज कहाँ से मंगाई जाती थी, मैच ऑफ द फॉलोइंग में बना के पूछ सकता है। तो याद रखना है हमें। दक्षिण पूर्व एशिया से लाख, लौंग, कस्तूरी इत्यादि इकट्ठे किए जाते थे। पुर्तगाली फ्लैंडर्स, जर्मनी, इंग्लैंड इत्यादि क्षेत्रों से गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर आदि वस्तुएं भारत में लाते थे। ढाले हुए सिक्के भी कोचीन और गोवा बंदरगाह पर लाए जाते थे। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हम पढ़ सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम भी है, हम अच्छे से पढ़ेंगे। पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई थी। तो इन तीनों चारों को याद रखना है। तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। तो हम मेंस में भी लिख सकते हैं पुर्तगाली भारत में क्या लाए थे। तो हमें इन तीनों चीजों को याद रखना है। पुर्तगालियों के साथ भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ था। तो पूछ सकता है गोथिक स्थापत्य कला कौन लाया? तो पुर्तगाली लाए थे, इसको याद रखना है। चलिए डच देखते हैं, डच कब आए थे? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। डचों ने 1613 में जकार्ता को जीतकर बैटविया नामक नए नगर की स्थापना की। 1661 में डचों ने मलक्का और 1658 में सिलोन पर कब्जा कर लिया। डचों ने 1605 में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना की। तो इसको याद रखना है, प्रथम डच कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया। कब किया गया? 1605 में किया गया है। पुलिकट में कब किया गया? तो 1610 में। सूरत में 1616 में। मिमलीपट्टनम, करिकाल, चिंसुरा, कोचीन, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नेगापट्टनम, तो इन सब में डचों ने कारखाने स्थापित किए थे। यूपीएससी 2021 में पूछा था क्वेश्चन यहाँ से, तो बहुत आराम से मैं कर पाई थी, क्योंकि मुझे पता था डचों ने यहाँ पे
कारखाने खोले थे। तो हमें याद रखते हुए चीज़ें चलना है, कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए हमें नहीं पता। तो अभी टाइम है तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। फोर्ट विलियम 1663 में डच द्वारा स्थापित किया गया था। ये फोर्ट विलियम्स भी 2021 या 22 के यूपीएससी के एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसको याद रखना है। डचों द्वारा भारत से नील, सोरा, सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। सूरत स्थित डच का व्यापार निदेशालय डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान था। बंगाल में प्रथम डच कंपनी पीपली में स्थापित की गई थी। तो बंगाल में प्रथम डच कंपनी कौन सी थी? तो पीपली थी। लेकिन शीघ्र ही पीपली की जगह बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना की गई। तो बालासोर में भी की गई है, इन दोनों को याद रखना है। डचों ने चिंसुरा में गुस्तावुल नामक एक किले का निर्माण कराया था। तो पूछ सकता है गुस्तावुल क्या है? तो एक किला है, चिंसुरा में स्थापित किया गया है डचों के द्वारा। बंगाल से डच मुख्यतः सूती वस्त्र, रेशम, सोरा और अफीम का निर्यात करते थे। तो याद रखना, बंगाल से डचों द्वारा क्या निर्यात किया जाता था? तो सूती वस्त्र, रेशम, सोरा और अफीम का निर्यात किया जाता था। डचों द्वारा कोरोमंडल तटवर्ती प्रदेशों से सूती वस्त्र का व्यापार किया जाता था। मालाबार के तटवर्ती प्रदेश से डच मसालों का व्यापार करते थे। तो हमें ये भी याद रखना है, कोरोमंडल से सूती वस्त्र और मालाबार से मसालों का व्यापार होता था। मसाले अभी भी मालाबार तट के आसपास ज़्यादा होते हैं, तो उस वक्त भी हुआ करते थे। तो ये दोनों को याद रखना है, कोरोमंडल से सूती वस्त्र, मालाबार से मसालों का व्यापार किया जाता था डचों के द्वारा। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया। तो पैगोडा क्या है? सिक्के हैं, स्वर्ण निर्मित सिक्के हैं। किसने प्रचलित करवाए? डचों ने करवाया, पुलिकट में सबसे पहले करवाए। बेदरा का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी और पीसीएस में बहुत बार आ चुका है, तो हमें याद रखना है। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ है, डचों और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें डचों की हार हुई थी। तो अंग्रेजों को डचों ने भारतीय व्यापार से अलग कर दिया। इसके बाद डचों के आगमन से भारत का सूती वस्त्र उद्योग निर्यात की सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गया था। तो याद रखना, सूती वस्त्र उद्योग निर्यात की सर्वोच्च स्थिति में कब पहुंचा? तो डचों के समय पहुंचा था। अंग्रेज का देखते हैं, ब्रिटिश कब आया इंडिया में, कैसे क्या करा, वो हम देखते हैं। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ध्यान मसाले के व्यापार, मुख्य रूप से इंडोनेशिया से काली मिर्च और मसाला प्राप्त करने वाले द्वीपों पर रखा। तो शुरू में मसालों के व्यापार पर ही ईस्ट इंडिया कंपनी का फोकस था। तो हम ये मेंस में भी बहुत यूज कर सकते हैं फैक्ट्स, क्योंकि आजकल वैल्यू एडिशन करना होता है, तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी डालनी रहती है एग्जाम्स में। तो आप अभी मेंस के लिए फैक्ट याद रखने ही पड़ेंगे। 1599 ईस्वी में 16वीं शताब्दी के आसपास की बात है, जॉन मिडलेन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री भारत आया। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो इतना नहीं है, बस हम पढ़ लेते हैं, रटने की जरूरत नहीं है इसको। 1600 में महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। तो इसको याद रखना, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? तो महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम द्वारा। 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा। सूरत के बारे में सारी इंफॉर्मेशन याद रखना, बहुत बार पूछी गई है। तो 1609 में मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा पहुंचा। हॉकिंस फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। जहांगीर उससे बहुत अधिक प्रभावित हुए। आगरा में बसने और 400 की मनसब एवं जागीर प्रदान की है। ये बहुत बार स्टेटमेंट में या फैक्ट में पूछा है, वन लाइनर में भी पूछा है, तो हमें याद रखना है। जेम्स प्रथम का दूत था, इंग्लैंड के राजा थे, जो कि 1608 में निकला था। कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा सबसे पहले। 1609 में जहांगीर से मिला था। कहाँ मिला था? तो आगरा में मिला था। हॉकिंस फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, इसकी वजह से जहांगीर उससे बहुत अधिक प्रभावित हुए थे।
आगरा में उन्होंने उसे बसने की अनुमति भी दी और 400 की मनसबदारी भी दी थी। तो इन सब इंफॉर्मेशन को हमें याद रखना है। 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में और पेटापुली में स्थापित किया था। तो याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था 1611 में। हमने डच का पढ़ा था, उसने भी मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था 1605 में। तो डेट याद रखना है दोनों की। 1611 में कैप्टन मिडलेटन ने सूरत के निकट स्वाली हॉल में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया। तो जहांगीर ने प्रभावित होकर 1613 में सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। सूरत में कारखाना डचों ने भी खोला था, लेकिन स्थायी कारखाना सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोला था। तो इसको याद रखना है, 1613 में स्थापित किया था सूरत में। ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 1615 में थॉमस रो मुगल दरबार भेजा गया था। तो इनकी डेट पूछ लेते हैं, पहले कौन आया। तो हमें याद रखना, हॉकिंस का हमने पढ़ा था, 1608 में आया था। थॉमस रो 1615 में आया था। तो इन दोनों को याद रखना है। ये भी जहांगीर के कार्यकाल में ही आया था। 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त कर 500 पैगोडा वार्षिक कर अदा करने के बदले गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। तो याद रखना, अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से गोलकुंडा राज्य में बंदरगाहों से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त किया था। 1623 तक भड़ोच और अहमदाबाद में कारखाने खोल लिए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। 1625 में सूरत की किलेबंदी की गई। 1633 में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालासोर और हरिपुरा में स्थापित किया। तो इन सबको याद रखना है, भड़ोच, अहमदाबाद, सूरत, बालासोर, हरिपुरा में, इन सब में कारखाने खोले गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इनका याद रखना, 1623, 1625, 1633, ये सारे 1600 ईस्वी के आसपास ही खोले गए हैं। तो इसको याद रखना है, यूपीएससी भी पूछता है यहाँ से। 1639 में फ्रांसिस डे को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया। यहाँ पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कब की गई? 1640 में की गई। फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक भी है, तो इसको भी याद रखना है। 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रगंजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स तृतीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में प्राप्त कर लिया। तो इसको याद रखना, पुर्तगालियों ने प्राप्त किया है। पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन का विवाह कर दिया ब्रिटेन के चार्ल्स तृतीय से। तो याद रखना, चार्ल्स तृतीय हैं और दहेज को बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया उनको। इसे 1668 में बम्बई को 10 पौंड के पास से किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। ये सारा नहीं पूछेगा कितने पौंड में दिया गया, बस इतना याद रखना है, चार्ल्स तृतीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। 1669 से 1677 का बम्बई का गवर्नर गेराल्ड ओंगियार ही वास्तव में बम्बई का महानतम संस्थापक था। तो इसको याद रखना, ओंगियार किससे संबंधित है? बम्बई से संबंधित है, वहाँ के संस्थापक रहे हैं। 1687 तक बम्बई पश्चिमी तट का प्रमुख व्यापारी केंद्र बना रहा। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई लाया गया। 1658 तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल की समस्त अंग्रेजी फैक्ट्री फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन आ गई। तो इसको याद रखना, इतना पूछता नहीं है पर हम पढ़ सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा द्वारा दिए गए विशेष फरमान द्वारा 1655 में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त हो गया। विलियम हेजिस बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। तो बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो हेजिस था, विलियम हेजिस। पूछता नहीं है पर बुक में दिया है तो नोट डाउन किया है मैंने।
तो याद रख सकते हैं, अभी पढ़ रहे हैं तो अभी तो याद रख सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम, भले इग्नोर कर देना। तो इन सबको याद रखना है, देख तो लेना, थोड़ा बहुत तो याद आ ही जाता है फिर एग्ज़ाम में। 1691 में औरंगजेब ने एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले बंगाल में चुंगी रहित व्यापार की अनुमति कंपनी को दे दी। सूतानदी में एक कारखाना स्थापित किया गया। कलकत्ता, गोविंदपुर और सूतानदी को मिलाकर ही आधुनिक कलकत्ता की नींव पड़ी है। किसने डाली है? तो जॉर्ज चॉर्निक ने डाली थी। तो ये सबको याद रखना है। आधुनिक कलकत्ता में कौन कौन आता था? तो कलकत्ता, गोविंदपुर और सूतानदी। जॉब चॉर्नोक ने इसकी नींव डाली थी, तो इन सबको याद रखना है। सूतानदी में कारखाना स्थापित किया गया था, बंगाल में है सूतानदी, तो इसको भी याद रखना है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी थी 1800 में, लॉर्ड वेलेस्ली ने डाली थी। यह 2020 या 21 में यूपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स की नींव पड़ी है 1800 में, लॉर्ड वेलेस्ली ने डाली थी। और ये बहुत आराम से घटना चक्र में पहले से ही दिया था पीवाईक्यूज में। तो हिस्ट्री के पीवाईक्यूज बहुत काम आते हैं। घटना चक्र जो भी स्टेट में पूछे गए हैं, यूपीएससी में पूछे गए हैं, तो आप हिस्ट्री का घटना चक्र तो आपको पढ़ना ही चाहिए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और हिस्ट्री उसके बाहर का नहीं आता है। अगर आएगा तो बहुत डीपली जाके पूछते हैं, वो क्वेश्चंस फिर बन ही नहीं पाते हैं। तो आप ज़्यादा ना करके स्पेक्ट्रम एक दो बार पढ़ के फिर पूरा अपना क्वेश्चन फॉर्म में हिस्ट्री को याद करते रहो। उतना वेटेज भी नहीं रहा है अब पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी। चलिए आगे देखते हैं। 1764 तक बंगाल विजय के बाद से तो अंग्रेजों ने ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता के अनुरूप व्यापार को स्वरूप दिया था। फ्रांस का देखते हैं। फ्रांस के बाद फ्रांसीसी जब आए थे तो वो अपने साथ क्या क्या लाए थे, तो उसको भी हम देखते हैं। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1724 में मालाबार में स्थित माही और 1739 में करिकाल पर अधिकार कर लिया था। तो याद रखना, मालाबार में माही पर सब पहले अधिकार किया है, करिकाल पर उसके बाद किया है। तो कालक्रम पूछ लेता है, तो हम इन सबको याद रखना चाहिए। कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के नियंत्रण में था, जिसकी राजधानी औरकोट थी। तो याद रख सकते हैं दक्कन की राजधानी क्या थी? तो औरकोट थी। 1668 में फ्रांसीसियों ने सूरत में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करने में सफलता पाई। तो फ्रांसीसियों ने सूरत में पहली व्यापारिक कोठी कब बनाई? 1668 में। सबसे पहले अंग्रेजों ने ही बनाई थी 1613 में। तो याद रखना है, हमें भूलना नहीं है पीछे का। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48 के बीच। तो ये डायरेक्ट पूछता है यूपीएससी में भी, पीसीएस में भी। तो हमें ये डेट याद रखनी है, जितने भी युद्ध हुए हैं, मराठा हो, कर्नाटका हो, मैसूर युद्ध हो, हमें सब याद रखने हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 में हुआ, जो कि 1748 तक चला था। द्वितीय कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो एग्जाम में पूछा, तो बस इतनी डेट याद रखनी है इसकी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे, देखते हैं। 1751 से 1755 तक युद्ध हुआ था। कर्नाटक में हैदराबाद के निजाम एवं मराठों के हस्तक्षेप से युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हुई थीं। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने खुलकर भाग लिया था इसमें। तो याद रखना, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने खुलकर भाग लिया। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में ये सब हुआ था, हमें ये याद रखना है। 1755 में पांडुचेरी की संधि हुई। तो किन के बीच हुई है? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। ये सारी संधि भी दोनों का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, पूछता है यूपीएससी भी पीसीएस भी, तो हमें याद रखना है। 1755 में पांडुचेरी की संधि हुई थी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। किस युद्ध के बाद हुई है? तो याद रखना, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ है? तो 1758 से 63 तक हुआ है, 1763 तक। तात्कालिक कारण क्या था? तो क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर का अधिकार। तो क्लाइव और वाटसन के द्वारा बंगाल में जो चंद्रनगर था उस पर अधिकार कर लिया था। इस वजह से युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, तृतीय कर्नाटक युद्ध की। इस युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच बॉन डिवोर्स नामक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई थी।
तो याद रखना वन दिवस नामक निर्णायक लड़ाई तृतीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। 16 जनवरी 1761 को पांडिचेरी को पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1763 में दोनों के बीच पेरिस की संधि हुई और युद्ध समाप्त हुआ। तो याद रखना पेरिस की संधि तृतीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित है और पांडिचेरी की संधि द्वितीय कर्नाटक युद्ध से, जो कि 1755 में हुई थी, और पेरिस की संधि 1763 में हुई थी। तो सारी इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है। डेन का देखते हैं। तो डेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में इस कंपनी ने 1620 में त्रंकोवार, जो कि तमिलनाडु में है, तथा 1676 में श्रीरामपुर में अपनी व्यापारिक कंपनी स्थापित की थी। तो याद रखना 1620 में त्रंकोवार में की थी और 1676 में श्रीरामपुर में की थी, जो कि बंगाल में है। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम, तो याद रखना है इसको पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, स्पेन, फ्रांसीसी। तो भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंत में 1961 में वापस गए। तो इन दोनों को याद रखना है, क्रम पूछा गया है दोनों एग्जाम्स में। तो पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, स्पेन, फ्रांसीसी। सबसे पहले पुर्तगाली आए तो सबसे बाद में भी पुर्तगाली ही गए थे। चलिए चौथा चैप्टर है ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति। तो ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति कैसी थी, हम उसको देखते हैं। फारस के शासक नादिर शाह ने 1738 से 39 में भारत पर हमला कर दिया और लाहौर को जीत लिया। मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा नादिर शाह की लूट की चीज़ों में दो बेहद कीमती चीज़ें थीं। तो हमें याद रखना है नादिर शाह ने मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को लूटा था। तो कहाँ का शासक था? फारस का शासक था। इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। उत्तराधिकारी राज्य देखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो हम अच्छे से देखेंगे। हैदराबाद को देखते हैं सबसे पहले। तो हैदराबाद 1724 में निजाम उल मुल्क ने, जो सैयद बंधुआ का कुलीन था, उसने हैदराबाद की स्थापना की थी। तो निजाम उल मुल्क को चिंगलिज खान भी कहते हैं। तो याद रखना है दोनों नाम इसी के हैं। 1724 में हैदराबाद की स्थापना की, सैयद बंधुओं से संबंधित है, उनका कुलीन था। 1748 में उसकी मृत्यु ने हैदराबाद को मराठों और बाद में विदेशी कंपनियों के षड्यंत्रों एवं कपटपूर्ण योजनाओं के लिए खोल दिया। तो इसको याद रखना है, बहुत ही थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। बंगाल को देखते हैं। तो बंगाल इस समय बंगाल में आधुनिक पश्चिम बंगाल प्रांत, समूचा बांग्लादेश और बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। तो पूछ सकता है आधुनिक काल में पश्चिम बंगाल है, समूचा बांग्लादेश है, बिहार है, उड़ीसा है, ये सारा स्टेट और बांग्लादेश भी बंगाल में ही सम्मिलित था। इस वजह से बहुत ही समृद्ध राज्य हुआ करता था उस समय। तो यह मुगल कालीन भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य था। बंगाल में प्रथम स्वतंत्र शासक मुर्शीद कुली खां थे। तो इसको एकदम अच्छे से याद रखना है, मुर्शीद कुली खां। उसके उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां के समय बंगाल इतना अधिक संपन्न हो गया कि भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। तो याद रखना मुर्शीद कुली खां, उसके बाद से शुजाउद्दीन और उसके बाद अलीवर्दी खां बंगाल के शासक बने थे। और इन तीनों के समय पर भारत का स्वर्ग कहा जाता था बंगाल को। उसके बाद इसका पतन शुरू होता है। तो अलीवर्दी के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला, जो 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना। तो इसको याद रखना है। तो प्लासी के युद्ध जो कि प्लासी का युद्ध देखते हैं। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। अंग्रेजी सेना ने क्लाइव के नेतृत्व में हिस्सा लिया। दूसरी ओर सिराज की नवाब की सेना का नेतृत्व 3 राजद्रोही कर रहे थे, मीर जाफर, यार लतीफ़ खां, ये राय दुर्लभ। तो इन तीनों को डायरेक्टली पूछता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में हुआ था। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो क्लाइव ने किया था। दूसरी ओर जो सिराज की सेना थी
उसका नेतृत्व 3 राजद्रोही कर रहे थे। उसके जो सैनिक थे, मीर जाफर, यार लतीफ़ खां और राय दुर्लभ। तो ये डायरेक्टली 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी ने भी पूछा है, पीसीएस ने भी पूछा है। तो प्लासी के युद्ध से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है हमें याद रखनी है। 28 जून 1757 को अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। इसने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। तो इसको याद रखना है, मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब चुना था 28 जून 1757 को। इसने कंपनी को किस किस की व्यापार की अनुमति दी थी, कहाँ कहाँ से? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये प्लासी का युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है सारी इन्फॉर्मेशन। यह संधि प्लासी के युद्ध के पहले बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच फरवरी 1757 को हुई थी। मीर कासिम देखते हैं, तो बंगाल का एक नवाब था। तो 1760 से 1765 तक कलकत्ता में स्थित कंपनी से सुरक्षित दूरी को बनाए रखने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर लिया। तो याद रखना, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन राजधानी ले गया? तो मीर कासिम ले गया। मीर कासिम अंग्रेजों से बंगाल को हासिल करने के विचार से अवध की ओर भागा और अवध के नवाब से शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ एक संधि की। तो इन दोनों का याद रखना है, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे। तो इन सबको हमें याद रखनी है। बक्सर के युद्ध में इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम देखते हैं, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में अवध के नवाब, मुगल बादशाह तथा मीर कासिम की संयुक्त सेना, दूसरी ओर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों सेना थी। तो इसको याद रखना है। तो बक्सर के मैदान में अवध के नवाब, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की संयुक्त सेना एक तरफ थी और दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना थी। बक्सर के युद्ध ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर प्रभुत्व स्थापित किया, साथ ही अवध कंपनी का कृपा पात्र बन गया। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का पर प्रभुत्व हो गया। पहले वो व्यापार के लिए अनुमति दी जाती थी नवाब के द्वारा, अब उसने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया इन तीनों राज्यों पर और अवध कंपनी का कृपा पात्र बन गया। कंपनी के हिसाब से काम करता था अवध। तो इन सबको याद रखना है। 1765 में 2 संधियां हुई थीं, एक मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरी अवध के नवाब के साथ हुई थी इलाहाबाद की संधि, जिसे इलाहाबाद की प्रथम संधि कहा जाता है। तो इन दोनों को याद रखना है। बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 में हुआ था। बक्सर के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की, जिसमें दीवानी, राजस्व वसूलने और निजामत, पुलिस और न्यायिक कार्य दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गए थे। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था और बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 से 1772 तक चलती रही। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की थी। दीवानी और निजामत दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गए थे। तो दीवानी मामलों में राजस्व वसूलने से संबंधित था और निजामत में पुलिस और न्यायिक कार्य सम्मिलित थे। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, 2021 में यूपीएससी में पूछा गया था। तो आप याद रखना है, दीवानी में कौन से मामले आते थे और निजामत में कौन से आते थे। फरवरी 1765 में क्लाइव ने बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से संधि की। इस संधि के बाद ही बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हो गई। अंग्रेजी संरक्षण में बंगाल का प्रथम नवाब था नजमुद्दौला। 1769 में क्लाइव के इंग्लैंड वापस जाने पर वहाँ की सरकार ने उसे लॉर्ड की उपाधि दी थी। तो रॉबर्ट क्लाइव को लॉर्ड की उपाधि दी गई थी, इंग्लैंड में दी गई थी, ना कि भारत में। तो इसको भी याद रखना है। क्यों दी गई थी? क्योंकि उसने बंगाल में द्वैत शासन स्थापित किया था। 1772 में द्वैत शासन को वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था। तो पूछता है, यूपीएससी में भी पूछा गया है, तो ये याद रखनी है, न्यूज़ पूछता रहता है, फैक्ट है। तो द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। समाप्त किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। कब किया था?
1772 में। मैसूर राज्य को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम अच्छे से देखते हैं इसको। तो मैसूर पर वाड्यार वंश का शासन था। आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, जो कि 1767 से 69 में हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हैदराबाद और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसके बाद जो संधि हुई थी तो मद्रास की संधि हुई थी। तो इसमें याद रखना, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई थी और वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। ये चारों युद्ध बहुत अच्छे से याद रखने हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुई, वॉरेन हेस्टिंग्स के ही काल में हुआ है। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। हैदर अली सफल हुआ, लेकिन युद्ध में घायल होने के कारण 1782 में उसकी मृत्यु हो गई। अतः 1784 तक टीपू ने युद्ध को जारी रखा था। तो मंगलौर की संधि हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1784 में। तो याद रखना है सारी संधियों को, मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, 3 संधियां संबंधित है मैसूर युद्ध से। तीसरा देखते हैं, तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ, कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। तो याद रखना, तो पहले दोनों वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुए थे, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। टीपू और अंग्रेजों के बीच हुआ था। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। कौन सी संधि हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। संधि में कुछ समझौते होते हैं, तो संधि का उसको संधि नाम दिया जाता है। दोनों अपने अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से अपने अपने विचार रखते हैं, उस हिसाब से समझौता होता है दोनों के बीच। तो याद रखना है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1789 में वेलेस्ली के काल में हुआ था। इस युद्ध में टीपू की मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध के दौरान वेलेस्ली ने कहा था, पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों पर लौट रहा है। तो डायरेक्ट ही पूछता है, पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों पर लौट रहा है, किसने कहा था और कब कहा था? तो वेलेस्ली ने कहा था चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। टीपू सुल्तान से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन है, हम उसको भी पढ़ते हैं। टीपू सुल्तान 1782 से 89 के बीच तक शासन किया था उसने। तो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। तो किससे प्रभावित होकर की थी? फ्रांसीसी क्रांति से, और इसका सदस्य भी बना था। टीपू ने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। तो इसको याद रखना है, जैकोबिन क्लब मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको मेंस में यूज कर सकते हो और आप इसको खुद से ढूंढना कि जैकोबिन क्लब से मतलब क्या होता था, क्या था इसके अंदर। तो आप एक बार चेक करना, प्रीलिम्स के लिए हमें बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि जैकोबिन क्लब की स्थापना टीपू सुल्तान ने की थी, श्रीरंगपट्टनम में की थी। आंग्ल मराठा युद्ध को देखते हैं, तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में हुआ था। 1775 में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुई सूरत की संधि के कारण हुआ था। 1782 में सालवाई की संधि से युद्ध समाप्त हो गया। तो याद रखना, रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुआ था। किस वजह से हुआ था? सूरत की संधि की वजह से हुआ था। 1782 में सालवाई की संधि से युद्ध समाप्त हो गया। तो पहला का आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि की गई थी? सालवाई की संधि की गई थी। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 में हुआ था। बाजीराव सेकंड ने भागकर वैसीन में शरण ली और 1802 में अंग्रेजों से एक संधि की, वैसीन की संधि। तो याद रखना, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बाजीराव सेकंड से संबंधित है अंग्रेजों, और इसमें रघुनाथ राव थे, इसमें बाजीराव सेकंड है, बाजीराव द्वितीय। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में हुआ था। इस किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। ये डायरेक्ट ही बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है, किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था, इसको याद रखना है। बाजीराव का पूना प्रदेश अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था इस युद्ध के बाद। तो इन सबको याद रखना है, मेंस में भी ये इन्फॉर्मेशंस बहुत काम आती हैं। तो हमें ये तीनों युद्ध याद रखने हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध,
द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने सिंध में भी दिलचस्पी दिखाई थी, तो 1843 में सिंध विजय भी कर ली थी, युद्ध हुआ और सिंध पर भी विजय कर ली थी। तो सिंध पर विजय कब हुई थी? 1843 में हुई। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो हमें इनकी डेट याद रखनी पड़ेगी। पंजाब राज्य देखते हैं, तो पंजाब राज्य में रणजीत सिंह को 1814 में अफगानिस्तान के शासक ने कोहिनूर हीरा भेंट किया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 में से 46 में हुआ था। लाहौर की संधि 1846 में संपन्न हुई। पंजाब के राजा दिलीप सिंह ने सतलज के दक्षिण में प्रदेश सतलज और ब्यास नदियों के दोआब के सभी प्रदेश एवं दुर्ग अंग्रेजों को प्रदान किए। द्वितीय आंग्लो सिख युद्ध कब हुआ? 1848 से 1849 तक। तो इनकी डेट याद रखना 1845 और 1848 में। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में अलग अलग डाल देते, तो इनकी भी डेट याद रखनी है और आंग्ल सिख युद्ध की भी याद रखनी है। चलिए, ब्रिटिश प्रभुसत्ता का प्रशासनिक नीति द्वारा विस्तार, इस टॉपिक को भी देखते हैं। इस संदर्भ में वॉरेन हेस्टिंग्स ने रिंग फ्रेंच की नीति, वेलेस्ली की सहायक संधि और डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत, ये तीन इससे संबंधित है। तो घेरे की नीति किससे संबंधित है? तो बर्फ रिंग फेंस, जिसे रिंग फेंस की भी कहते हैं नीति, तो ये इसका उद्देश्य क्या था? बफर जोन्स बनाकर कंपनियों की सीमाओं की रक्षा करना था। क्या उद्देश्य था? बफर जोन्स बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना था। रिंग फेंस की नीति किससे संबंधित है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सहायक संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो सहायक संधि वेलेस्ली ने बनाई थी, एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसका प्रयोग 1748 से 1850 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे देशी राज्यों के संबंध में किया था। तो इसको याद रखना, सहायक संधि 1798 में हुई है और घेरे की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। बहुत पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, एकदम याद रखने हमें। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने इस संधि का पहली बार प्रयोग किया था। तो इसको याद रखना, सहायक संधि का प्रयोग पहले डुप्ले भी कर चुका था। तो पहले यूरोपीय डुप्ले था, उसके बाद वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि प्रणाली शुरू की गई। सबसे पहले ये संधि 1798 में हैदराबाद के निज़ाम से की गई थी। सीधा सीधा पूछता है, हैदराबाद के निज़ाम से संधि सबसे पहले की गई है। कब की गई है? 1798 में की गई है। मैसूर, उसके बाद तंजौर, अवध, पेशवा, बनारस के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी और भरतपुर के साथ की गई थी। यहाँ से हमेशा ही इतने ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं, तो ये 2-3 लाइन एकदम आपको रट लेनी है, बहुत ज़्यादा रट लेनी है। तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बनारस के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी और भरतपुर के साथ की गई है। तो मैसूर के साथ 1799 में, तंजौर के साथ अक्टूबर 1799 में, अवध के साथ नवंबर 1801 में, पेशवा के साथ दिसंबर 1801 में। बहुत 1 महीने का डिफरेंस है इन दोनों के बीच। तो ये सारा आपको याद रखना है, एकदम रट लेना है। हो सके अभी बहुत ज़्यादा टाइम है एग्ज़ाम के लिए, तो आप जो ये बहुत ही फैक्ट होता है, आप एक कॉपी लेके बैठिए, थोड़ा बहुत शॉर्ट्स में कुछ कीवर्ड्स नोट डाउन करते रहिए कि रिवीजन 1-2 बार कर लो, जिससे आपको 2-3 बार के बाद एकदम रट जाएंगे क्वेश्चंस। वरना आपको कम से कम 5-6 बार भी वीडियो देखोगे ना, सारे क्वेश्चंस याद नहीं रहते हैं, बहुत ही फैक्ट होता है। तो कुछ कीवर्ड्स तो आप नोट डाउन कर ही सकते हैं और बाद में रिवीजन कम से कम 2-4 दिन उसको देखते रहना है। ये बहुत ही काम आता है, मैंने किया है और ये बहुत काम आई है ये स्ट्रेटजी, तो आपको करना चाहिए। पीसीएस के लिए तो करना ही चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। वेबकट का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, शांतिपूर्ण विलय की नीति 1848 से 56 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे डलहौजी ने किया था। तो सबसे पहले किसको विलय किया गया था? तो सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सारे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्रम वाइज पूछ लेता है, किसको पहले मिलाया गया था, किसका बाद में विलय किया गया था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो डलहौजी से संबंधित है वेबकट का सिद्धांत।
1848 में सबसे पहले सतारा का विलय किया गया था। उसके बाद जैतपुर का किया गया। तीसरे नंबर पर संबलपुर है, चौथे पर बघाट है, उदयपुर है, पाँचवें पर झांसी, नागपुर। इनकी डेट भी याद रखनी है। सतारा का तो याद ही हो गया होगा 1848। जैतपुर और संबलपुर दोनों को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर का 1854 में। आगे देखते हैं, विदेशी नीति भी कुछ ब्रिटिश की थी, वो भी देखते हैं। तो आंग्ल नेपाल संबंध संगौली की संधि हुई थी 1816 में। ये बहुत फैक्ट है, बस नोट डाउन कर लिया था, मेंस के पर्पज़ से कुछ लिखा था इस पेपर में, तो आप इसको याद रख सकते हैं। 1816 में संगौली की संधि हुई। किससे संबंधित है? आंग्ल नेपाल संबंध से संबंधित है। आंग्ल बर्मा युद्ध, इनकी डेट याद रख सकते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 तक हुआ है। दूसरा 1852 में हुआ है। तीसरा 1885 में हुआ है। आंग्ल तिब्बत संबंध, लवासा की संधि, आंग्ल अफगान युद्ध 1839। ये सारी डेट्स आपको बस देख लेनी है, इतना डीपली जाता नहीं है, पर सब 1800 के बाद ही हुई हैं, इसको याद रखना है। चलिए आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और हम आगे देखेंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, 3-4 वीडियो में हो सकता है कवर हो जाए, तो हम पूरा कंप्लीट करेंगे और आप अच्छे से रिवीजन करते रहना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है यूपीएससी के लिए भी और पीसीएस के लिए भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए और आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।